स्टैंडिंग वेव्स करते हैं। अच्छा, स्टैंडिंग वेव्स को स्टेशनरी वेव्स भी बोलते हैं। अच्छा, अभी तक अपन ने जो एग्जांपल देखे थे वेव्स के इंटरफेरेंस के, उसमें कंडीशंस क्या थी? उसमें कंडीशंस हमने रखी थी कि सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और सेम डायरेक्शन। इन कंडीशंस में हमने वेव्स को इंटरफेयर कराया था। और एम्पलीट्यूड जो है वो हमने डिफरेंट और सेम एम्पलीट्यूड का दोनों केसेस किए थे। डिफरेंट एम्पलीट्यूड से भी किया था, सेम एम्पलीट्यूड से भी किया था। तो हमारे पास एक पर्टिकुलर रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आया था अपने पास में? अपने पास में है ना, ये दो इस तरह की वेव्स जब इंटरफेयर करती हैं तो हमारे पास में रिजल्ट आया था जो था साइनोसॉइडल ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, ये रिजल्ट आया था। अच्छा, अब क्या है, इंटरफेरेंस का कंडीशन हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्या चेंज कर रहे हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तो सेम रख रहे हैं, पर मेन चेंज क्या कर रहे हैं? दोनों वेव्स का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, या उनको स्टेशनरी वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो करते हैं, इंटरफेयर कराते हैं दो वेव्स को। तो दो वेव्स लेते हैं, एक y1 ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरी वेव को अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं। एम्पलीट्यूड सेम ले रहे हैं, के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये तो अपने को मालूम ही है, y2 का डायरेक्शन जो है वो y1 के अपोजिट हो जाएगा। अपन ने यहाँ प्लस लगा रखा है। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं। जब दोनों वेव्स इंटरफेयर करेंगी तो रिजल्टेंट वेव क्या होगा? ए, और ये तो बेसिकली क्या है, ये साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, और साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस साइन बी का ट्वाइस साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट कितना हो गया? y हो गया ये 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट हो गया। ये है, ये एक स्टैंडिंग वेव है। ठीक है, अब इसका नेचर स्टडी करते हैं। तो इसमें ऐसा करते हैं, जो दो अपन ने ट्रैवलिंग वेव ली थी सेम डायरेक्शन में, उसका रिजल्ट क्या आया था, उसको इसके साथ में है ना साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, तो उससे थोड़ा सा एप्रिसिएशन बेटर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेव जब सेम डायरेक्शन में दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो उसमें क्या आया था अपने पास में रिजल्ट? 2a cos 5/2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2, ये रिलेशन आया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, इन दोनों वेव्स को एक बार है ना बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ये अपन ने दो वेव्स बना दी। ये लेफ्ट हैंड साइड में ये ग्रीन में ये स्टैंडिंग वेव है, ठीक है, जो इस वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती। और राइट हैंड साइड में ये वो केस है जहां पे अपन ने दो वेव जो सेम डायरेक्शन में जा रही थी, यहां मैं लिख देता हूं, सेम डायरेक्शन में दो वेव्स जा रही थी, उनका फेज डिफरेंस जो है फाई था, तो रिजल्टेंट वेव जो है वो ये आई थी। ठीक है, अच्छा, इस वेव को देखें तो ये एक ट्रैवलिंग वेव है। ठीक है, क्यों ट्रैवलिंग वेव है? क्योंकि इसमें ये के एक्स माइनस ओमेगा टी वाला टर्म आ रहा है। अपन ने ट्रैवलिंग वेव की जनरल इक्वेशन क्या देखी थी? ट्रैवलिंग वेव के लिए जनरल इक्वेशन था एक्स माइनस वी टी का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, और उसी से हमने ये बनाया था। तो ट्रैवलिंग वेव का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें ये एक्स माइनस वी टी वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे है ना दिख रहा है अपने को। तो ये ट्रैवलिंग वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और उसकी वेलोसिटी क्या है? ओमेगा बाई के। ठीक है, ये तो अपन देख चुके हैं। और इसका एम्पलीट्यूड क्या है? इस ट्रैवलिंग वेव का एम्पलीट्यूड है 2a cos 5/2। ठीक है, और इसमें क्या है, इस ट्रैवलिंग वेव में हर पार्टिकल, जैसे सपोज ये वाला पार्टिकल मैं ले लूं, या ये वाला पार्टिकल ले लूं। अब ये वाला पार्टिकल, अभी इसका एम्पलीट्यूड जो है वो
2a cos phi by 2a, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले पार्टिकल को मैंने चूज किया, और इस वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जो है वो अभी कुछ है ना 2a से थोड़ा सा कम है, बट इवेंचुअली है ना इस पार्टिकल का भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है यहां तक जाएगा। हर पार्टिकल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसमें सेम है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं है। अब ये स्टैंडिंग वेव में जो एम्पलीट्यूड वाला जो टर्म है वो कौन सा है? ये एम्पलीट्यूड वाला टर्म है, ठीक है, और ये जो है ये SHM वाला टर्म है। इस वाले केस में एम्पलीट्यूड वाला टर्म क्या था? ये एम्पलीट्यूड वाला टर्म था, और ये जो साइन वाला जो पूरा पोर्शन था ये आपका SHM वाला टर्म था, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड वाले टर्म को यदि हम देखें ध्यान से, तो हर एक x के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फिक्स्ड है। मतलब जैसे ये वाला पोर्शन यदि हम ले लें तो इस वाले पोर्शन का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो ये ही है, इतना ही है, ठीक है। तो इसमें जैसे स्टैंडिंग वेव में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका एम्पलीट्यूड 0 है, ठीक है। ये पॉइंट्स जो हैं इनका एम्पलीट्यूड परमानेंटली 0 रहेगा, ठीक है। ट्रैवलिंग वेव में इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं रहता है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो सपोज ये वाला पॉइंट अभी 0 एम्पलीट्यूड पे है, पर जब ये SHM करेगा है ना तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ तक जाएगा ये इसका, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है वो मूव ही नहीं करेगा। तो ऐसे पॉइंट्स को स्टैंडिंग वेव में क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा, कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम रहता है। जैसे इस केस में ये वाले पॉइंट जो मैंने बना दिए है ना एम्पलीट्यूड, तो इन वाले पॉइंट्स का जो SHM होगा वो इन दो पॉइंट्स के बीच में होगा और एम्पलीट्यूड उसका 2a होगा, ठीक है। स्टैंडिंग वेव में भी हर पॉइंट जो है SHM कर रहा है, ये SHM वाला कंपोनेंट है ना, हर पॉइंट SHM कर रहा है, एक्सेप्ट कि SHM का एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन कि kx का क्या वैल्यू आती है, ठीक है। इस वाले केस में भी हर पॉइंट जो है वो SHM कर रहा है अपने पॉइंट के अबाउट, बट हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड जो है वो 2a cos phi by 2 है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एंटी नोड्स। और नोड्स और एंटी नोड्स का जो लोकेशन जो है वो किस तरह से हम निकालते हैं है ना, इसको डिटेल में अपन अभी सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। अभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स केवल एक बार देख लेते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है कि जैसे ट्रैवलिंग वेव में दो पॉइंट्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है, सपोज ये दो पॉइंट मैं ले लूँ है ना, इसको मैं ग्रीन में शो कर देता हूँ। एक तो ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा? सपोज डिस्टेंस इन दोनों के बीच में डेल्टा x है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता था? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x, ठीक है। स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं है। स्टैंडिंग वेव में क्या है कि सपोज इस पॉइंट, इस नोड को मैं नोड 1 बोल देता हूँ, ये नोड 2 और ये नोड 3, ठीक है। नोड 1 और 2 के बीच में जितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये इन टैंडम मूव करते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल जो है इस तरह से डिस्प्लेस होगा, ये पार्टिकल इस तरह से डिस्प्लेस होगा, ये पार्टिकल इस तरह से, ये इस तरह से, और ये इस तरह से डिस्प्लेस होगा। और साइमल्टेनियसली नोड 2 और 3 के बीच के जो पार्टिकल्स हैं वो इस टाइप से डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में जितने पार्टिकल्स हैं, सपोज मैं ये वाला पोर्शन ले लूँ, एक ये वाला पार्टिकल ले लूँ और ये वाला पार्टिकल ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने फेज डिफरेंस कैसे निकाला था है ना, 2 पाई बाई लैम्डा बाई डेल्टा एक्स। यदि इसको मैं डेल्टा एक्स बोल दूं तो जो फेज डिफरेंस है उसका डेल्टा एक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नोड 1 और 2 और नोड 2 और 3 के जितने पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है? पाई का है, ठीक है। इस पे डिपेंड नहीं करता है कि डेल्टा एक्स कितना है,
जैसे ये वाला पार्टिकल है और जो ये वाला पार्टिकल है, इसके बीच भी फेज डिफरेंस कितना है, पाई है। इनफैक्ट जो ये वाला पार्टिकल है और सपोज ये वाला पार्टिकल मैं बना देता हूँ, है ना, ये दोनों पार्टिकल, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, है ना, यदि हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, ये डेल्टा एक्स निकालेंगे और उसके बाद में फेज डिफरेंस निकालेंगे, है ना, यदि एक ट्रैवलिंग वेव होती। और स्टैंडिंग वेव में क्या है, ये दोनों पार्टिकल्स चूंकि मतलब सेम दो नोड्स के बीच के हैं, है ना, तो इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। मतलब ये कि सेम डायरेक्शन में ये एक साथ मैक्सिमा की तरफ ये बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो जैसे अपन ने क्वालिटेटिवली देख लिया, क्वांटिटेटिवली आप देखना चाहें तो आप ये देखें कि जो ये वाली जो टर्म है, ये डिसाइड करती है कि पार्टिकल जो है वो एक्सिस से ऊपर होगा कि नीचे होगा किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। नाउ सपोज किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे cos ओमेगा टी पॉजिटिव है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ x के लिए ये वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव होगा पूरा, और एक पर्टिकुलर रेंज के लिए ये पूरा टर्म जो है वो नेगेटिव होगा। तो दो नोड्स के बीच में, है ना, ये वाला टर्म या तो सारा का सारा पॉजिटिव होगा, है ना, पूरे पोर्शन के लिए, या पूरे पोर्शन के लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये वाला टर्म जो है फिर वो डिसाइड करता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं या सारे के सारे पार्टिकल्स एक्स एक्सिस के नीचे आ रहे हैं, है ना। तो आप इस फॉर्मूले को भी ध्यान से देखें तो भी आप, है ना, ये कंक्लूजन में ले सकते हैं कि नोड्स मतलब जो सक्सेसिव नोड्स के बीच के जितने पार्टिकल्स हैं वो इन टैंडम जो है वो मूव करते हैं, है ना, एक साथ ऊपर मूव करेंगे और एक साथ नीचे मूव करेंगे, ठीक है। फिर एक और डिफरेंस क्या है ट्रैवलिंग वेव में और इसमें स्टैंडिंग वेव में। ट्रैवलिंग वेव जो है वो एनर्जी डिलीवर करती है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस एनर्जी डिलीवर करती है, नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव में नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं है, बहुत ध्यान से मैंने वर्ड्स यूज किए हैं, नो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। स्टैंडिंग वेव में एनर्जी पे एक अलग से वीडियो बनाया, आगे है ना। अभी तो अपन केवल डिफरेंसेस डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टैंडिंग वेव में एनर्जी तो कैरी हो रही है ना, ऑब्वियसली पार्टिकल सारे मूव कर रहे हैं, तो ये सारे पार्टिकल्स जो है कुछ एनर्जी तो कैरी कर रहे हैं, बट नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं है। क्यों नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं है? क्योंकि सपोज ये रोप का दूसरा एंड है, सपोज ये एंड जो है वो ब्लू में कर देता हूं, ये रोप का दूसरा एंड है और ये पहला एंड है रोप का, ठीक है। तो इस वाले एंड पे हो क्या रहा है, इस तरफ से भी एक वेव जा रही और एक वेव वापस आ रही है इस तरफ से, ठीक है। तो नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है। जितनी एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड में गई इस वेव के कारण, उतनी ही एनर्जी इस तरफ आ गई, है ना, दूसरी वेव के कारण। ये मेन डिफरेंसेस हैं आपका जो इंटरफेरेंस से जो एक ट्रैवलिंग वेव बनती है ना, उसमें और स्टैंडिंग वेव में। अब नेक्स्ट वीडियो में जो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको और थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है।